Hello guys, welcome to my channel. Myself, Advocate Himanshu. Today we will deal about the organized crime. अब ऑर्गेनाइज क्राइम को जानने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि रिसेंटली हमारा क्रिमिनल लॉ जो है वो चेंज हुआ है। तो पहले हमारे यहाँ इंडियन पिनल कोड था जो कि 1860 में आया था, एंड लेटर ऑन जो अब ये अमेंडमेंट हुआ है ये 2023 एक्ट से हुआ है, जिसको हम लोग बोलते हैं भारतीय न्याय संहिता 2023, और इसका इन्फोर्समेंट डेट है वो है 1 जुलाई 2024। सो ऑर्गेनाइज क्राइम हमारा पहले आईपीसी में नहीं था, अभी ये रिसेंटली आया हुआ है। तो ऑर्गेनाइज क्राइम सेक्शन 111 में है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा और हमको इसको याद भी करना पड़ेगा। अब हम यहाँ पे समझेंगे कि ये ऑर्गेनाइज क्राइम होता क्या है। इसका अभी तक जैसे कुछ पहले इसके बारे में था कि ये एकदम ही न्यू कॉन्सेप्ट है, एंड इसी को हमने जैसे स्टडी प्लान बनाया हुआ है, इसमें पहला हमारा कॉन्सेप्ट यही है कि इट इज अ न्यू कॉन्सेप्ट और अ ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल। सेकेंड थिंग है एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हमको समझने पड़ेंगे कि सेक्शन 111 के क्या है, तो बिना एसेंशियल इंग्रेडिएंट समझे हम नहीं समझ पाएंगे कब ये ऑफेंस कमिट होगा और कब नहीं होगा, एंड देयर ऑन हम इसकी पनिशमेंट डिस्कस करेंगे। फिर अब जैसे कोई भी लॉ होता है वो पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होता है, सो देयर मस्ट बी सम लैकुना। तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पे कौन कौन सी चीजें अनएक्सप्लेन्ड रह गई हैं और इसके लिए हमको क्या करना होगा। एंड लास्ट में हमारे पास है कि इसका इन्फोर्समेंट, यानी लाइक इसके इन्फोर्समेंट के बाद कौन सा केस सबसे पहले आया हुआ है, क्योंकि हमको देखना पड़ेगा कि उस केस में किस तरह से इसको डील किया गया है। So these are the very important thing. The first thing which I discussed, that is this is not the first time like unorganized crime, sorry organized crime हमारे यहाँ पहले से ही था। ऑर्गेनाइज क्राइम स्टेट के लॉज के अंदर था, हम लोग यहाँ पे क्रिमिनोलॉजी और पिनोलॉजी में पढ़ते हैं एंड अदर जगह में पढ़ते हैं। तो ऑर्गेनाइज क्राइम की जो एक डेफिनेशन हमको मिलती है, वैसे तो सेवरल डेफिनेशन है और एक तरह से ये लिमिटेड नहीं है कि इसी डेफिनेशन के अंदर यही क्राइम होगा, अलग अलग लोगों ने इसको अलग अलग डिफाइन किया है। तो जो एक फेमस डेफिनेशन है विच आई एम शेयरिंग, दैट इज वॉल्टर निकलेस ने डिफाइन किया हुआ इसको। उन्होंने कहा था कि ऑर्गेनाइज क्राइम इज एन अनलॉफुल मिसएडवेंचर व्हिच इज कैरिड ऑन बाय अ बॉस, हिज लिeutenants and operators who form a hierarchical structure for a specific period. So जैसा कि हमको देखने को मिला यहाँ पे कि एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर होना चाहिए, एक बॉस होना चाहिए और एक स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। उसी के हिसाब से हमने यहाँ पे कुछ एसेंशियल्स यहाँ पे ड्राउट किए हैं, जैसे कि स्ट्रक्चरल ग्रुप होना चाहिए यहाँ पे जो कि एग्जिस्टिंग हो, ताकि एक पीरियड ऑफ टाइम तक वो अपनी कंटिन्यूटी कुछ एक्टिविटीज कर रहे हो, एंड देयर आफ्टर कि वो जो वर्क कर रहे हो वो एक्टिंग इन अ कॉन्सर्ट, मतलब देयर मस्ट बी मीटिंग ऑफ माइंड। एंड अब इसका एम क्या होगा कि किसी तरह का ऑफेंस करना होगा, वो सीरियस इन नेचर होना चाहिए। एंड लास्ट वन दैट इज दे मस्ट बी ड्राइविंग सम बेनिफिट आउट देयर। सो दीज आर द एसेंशियल। अब ये एसेंशियल हमारे सेक्शन 111 के नहीं है, ये हमको समझना है कि एक ऑर्गेनाइज क्राइम जो हम लोग पहले सोचते थे वो कैसे था कि ऑर्गेनाइज क्राइम, क्योंकि हमने देखा कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और भी सारी चीजें जगह पे ऑर्गेनाइज क्राइम देखा गया है। सो अब यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा कि ऑर्गेनाइज क्राइम में स्ट्रक्चर्ड ग्रुप होना चाहिए। ओके, तो इस तरह का अगर हम रिलेट करें तो अगर हम समझ सकते हैं कि टेररिज्म एक्ट जो एक्ट हमारे यहाँ होते हैं और जो क्या बोलते हैं ब्लैक मार्केट हो गया, वहां पे हो गया और भी अदर जगह हमको ये देखने को मिलेगा। अब नाउ वी मूव टू द अवर कोर्स, जैसे लाइक हमारे पास जो बीएनएस है यानी भारतीय न्याय संहिता, अब हम उसको डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यहाँ पे ये है कि ये जो बीएनएस है ये एक जनरल पिनल कोड है, जैसे हमने पहले देखा हुआ था कि जो आईपीसी था वो प्रोवाइड करता था, इट इज टू प्रोवाइड अ जनरल पिनल कोड, क्योंकि उस टाइम पहले से कोई भी पिनल लॉस नहीं था हमारे पास। सो वहां पे ये प्रॉपर एक जनरल आया था, लेकिन प्रेजेंट तो भी हमारे पास था आईपीसी, अब उसको रिप्लेस करके हमारे पास बीएनएस आया हुआ है। तो बीएनएस का जो प्रेमबंध है वो डिफरेंट है पहले वाले से। वो बताता है कि एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द प्रोविजन रिलेटेड टू द ऑफेंसेस एंड मैटर्स कनेक्टेड देयरविद और इंसिडेंटल। सो इट मींस ये जो रेस्ट डेफिनेशन जो पहले से ऑर्गेनाइज क्राइम की चली आ रही है उसको अमेंड करके अब ये डिफाइन कर रहे हैं वो ऑल ओवर द इंडिया वर्क करने वाला है। ठीक, तो अब फर्स्ट थिंग कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो ऑर्गेनाइज क्राइम था ये पहले कौन कौन से स्टेट लॉ में डिफाइन था। तो जैसे हमको देखने को मिलता है कि महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम एक्ट 1999 में हमको देखने को मिला, वहां पे डिफाइन किया गया था, कुछ एसेंशियल बताए गए थे वहां पे जो कि हमको एसेंशियल अभी आईपीसी में देखने को मिलेंगे, बट वहां पे उस टाइम लिमिटेड बताए गए थे। देयर आफ्टर ये गुजरात कंट्रोल ऑफ टेररिज्म एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट 2015 में आया था, एंड इसमें भी पहले के जो एसेंशियल थे, मतलब एसेंशियल मतलब कुछ क्राइम्स की जो कैटेगरी थी उसको उन्होंने थोड़ा सा और एनलार्ज कर दिया था। लेटर ऑन अब हम देखते हैं
कि इसका नीड ऑफ इनकॉर्पोरेशन हुआ। अगर कोई भी लॉ को अगर हम लेके आ रहे हैं तो उसकी जरूरत होगी, क्योंकि हमने पढ़ा भी हुआ है लॉ कम्स फ्रॉम द सोसाइटी, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे एक्टिविटी हो रही है तो इससे आ रहा होगा। तो हम देख रहे थे कि जो ऑर्गेनाइज क्राइम होता है, एक अगर ग्रुप है जब वो ऑर्गेनाइज होता है, और एक ग्रुप कलेक्टिव स्टैंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर हम किसी अच्छे काम के लिए लगाए तो दैट इज वेरी गुड, लेकिन अगर किसी गलत काम के लिए हो तो उसका जो इफेक्ट होता है वो काफी ज्यादा डिजास्टर्स हो सकता है। तो अब हमको देखने को मिल रहा था ये जो ऑर्गेनाइज क्राइम है ये रैम्पेंट इंक्रीज हो रहे थे, यानी बहुत तेजी से इंक्रीज कर रहे थे। दूसरा कि ये जो ऑर्गेनाइज क्राइम है इसकी डेफिनेशन वेरी कर रही थी, किसी स्टेट में उसके एसेंशियल मिल रहे थे, किसी में नहीं मिल रहे थे, कहीं कहीं पनिशेबल है कहीं नहीं है। तो उसको ऑल ओवर इंडिया पेनलाइज करने के लिए उसका इनकॉर्पोरेशन एसेंशियल था। अब सेकंड थिंग जो हम डिस्कस करने वाले थे दैट इज एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ सेक्शन 111। अब एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स को हमने यहाँ पे प्रॉपर तोड़ दिया है, मतलब अगर हम किसी को ब्रेक कर लेते हैं तो थोड़ा आसान लगता है, तो वही हम देखने वाले हैं। तो फर्स्ट वन जो हमारे पास है दैट इज बाय होम। तुमको देखने को मिलेगा यहाँ पे लिखा हुआ है पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन एक्टिंग इन अ कॉन्सर्ट, तो यानी उन्होंने एक आइडिया शेयर कर लिया था कि हमको ये काम करना है, तो ये ग्रुप ऑफ पर्सन रहेंगे। दूसरा एक्ट सिंगली और ज्वाइंटली, तो हो सकता है कोई अकेला बंदा जाके वो ऑफेंस करके आया हो, या हो सकता है 3-4 या फिर और भी लोग जाके वहां पे ऑफेंस करके आए हो, ठीक। एंड लास्ट में हमारे पास यहाँ पे एज मेंबर ऑफ द बिहाफ, एज मेंबर और बिहाफ ऑफ ऑर्गेनाइज सिंडिकेट। तो सिंडिकेट में ग्रुप होता है, तो इसका हम वैसे यहाँ पे एक्सप्लेनेशन इसको डिफाइन किया गया है, तो लेटर ऑन वी विल डील विद कि किस तरह से डिफाइन किया गया और कब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को बोलेंगे ये ऑर्गेनाइज सिंडिकेट है कि नहीं है। तो यहाँ हमको समझना पड़ेगा कि वो बाय होम में उस पर्सन या तो मेंबर हो सकता है या उसके बिहाफ पे, ऑर्गेनाइज सिंडिकेट के बिहाफ पे उसने वर्क किया हो। सेकंड मीन्स आ जाता है हमारे पास, मीन्स बताया गया बाय वायलेंस, थ्रेट ऑफ वायलेंस, वायलेंस मतलब किसी भी तरह का एक तरह से हार्ट करना या कोई और अदर चीज है। और इंटिमिडेशन, इंटिमिडेशन में यहाँ डर से वर्क होता है, किसी को डरा धमका के कोई काम कराया हो, कोर्सन दबाव बना दिया हो। अब दबाव में हम देखते हैं इवन अगर हम किसी को कहते हैं कि आई एम गोइंग टू कमिट सुसाइड, तो ये अटेम्प्ट टू सुसाइड भी एक तरह का कोर्सन होता है। और फिर हमारे पास अदर लॉफुल मीन्स भी है, जिसमें मीन्स को यहाँ पे थोड़ा सा एक वाइडर स्कोप दिया है कि इसमें अलग अलग तरह की चीजें इंक्लूड हो जाएंगे। फिर एक्ट आता है, कौन सा एक्ट वो बंदा करेगा कि उसको हम मान लेंगे कि उसने एक ऑर्गेनाइज क्राइम किया है। तो कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी होनी चाहिए, यहाँ पे कंटिन्यूइंग नेचर की होनी चाहिए। अब ये कंटिन्यूइंग नेचर बोला नहीं है, हम लोग पहले पढ़ते थे कि अबडक्शन और किडनैपिंग कंटिन्यूइंग है, वो हमेशा किसी न किसी के ऑफेंस के रिलेशन में होगा। यहाँ पे कंटिन्यूइंग का अलग मीनिंग है जो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, थोड़ी देर आप बने होंगे तो मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे कुछ ऑफेंसेस को डिस्कस किया गया है कि कौन कौन से ऑफेंसेस होंगे। तो किडनैपिंग हो गया, रॉबरी, व्हीकल थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, लैंड ग्रैबिंग जो हम लोग माफिया ये सब देखते हैं, एंड कॉन्ट्रैक्ट किलिंग। कॉन्ट्रैक्ट किलिंग आजकल हम ये भी देख रहे हैं कि डार्क वेब और अदर जगह भी हो सकती है। तो एक पर्सन एक तरह का प्रोफेशनल कंटिन्यू हो सके, उसको जब भी कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है वो किसी को भी किल करने जा रहा है। एंड देयर आफ्टर इकोनॉमिक ऑफेंसेस व्हिच इज अ वेरी वाइडर टर्म, साइबर क्राइम अगेन वाइडर है, एंड ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन, ड्रग्स, वेपन्स और इलिसिट गुड्स और सर्विसेज। तो ट्रैफिकिंग भी ये कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी में आएगा। एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फॉर प्रोस्टिट्यूशन और रैंसम। रैंसम मतलब किसी तरह का हम उसको किसी तरह का रैंसम फिरौती या फिरौती के लिए हमने उसको किसी को ट्रैफिकिंग की है, किसी को किडनैप किया हुआ है। एंड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या पर्पस हम देखेंगे क्या है। ऑब्जेक्ट या पर्पस जो हमारे पहले के एक्ट्स थे उनसे ये थोड़ा वेरी करेगा, तो पहले के एक्ट्स में सिर्फ एक ही पर्पस बताया गया था दैट इज द फाइनेंशियल गेन। किसी भी तरह का अगर फाइनेंशियल प्रॉफिट होगा तब वो ऑर्गेनाइज क्राइम आ रहा था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा स्कोप और वाइडर करते हुए बोला गया किसी भी तरह का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मटेरियल बेनिफिट जिसमें फाइनेंशियल बेनिफिट इंक्लूडिंग है, ऐसा कुछ होगा तो वहां पे ये ऑफेंस माना जाएगा। तो चार एसेंशियल हमने देख लिए, बाय होम, मीन्स क्या है, एक्ट क्या हुआ और ऑब्जेक्ट या पर्पस क्या है। देयर आफ्टर अब हम इसके एक्सप्लेनेशन डिस्कस करेंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट है कितने एक्सप्लेनेशन बताए गए इन्होंने, तुमको यहाँ देखने को मिलेगा जो एक्सप्लेनेशन बताए गए हुए हैं वो बताए गए हैं 3। तो 3 एक्सप्लेनेशन में पहला तो ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट है, सेकेंड है कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी, थर्ड है इकोनॉमिक ऑफेंस। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन इंपॉर्टेंट है, 2 और मोर पर्सन होंगे, एक्टेड सिंगली और जॉइंटली, और ऐसा सिंडिकेट और ग्रुप फॉर कमिटिंग फॉर डूइंग एनी अनलॉफुल एक्टिविटी विच इज कंटिन्यूअस इन नेचर। एंड अब हम देखेंगे कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी होता क्या है, जो कि सेकंड एक्सप्लेनेशन बताता है यहाँ पे। तो कोई भी प्रोहिबिटेड एक्ट प्रोहिबिटेड बाय लॉ आई मीन एंड वो कॉग्निजेबल इन नेचर हो और जिसकी पनिशमेंट जो हो 3 ईयर प्लस हो, यानी जहां पे पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट फॉर अप टू मोर देन 3 इयर्स हो। एंड देयर आफ्टर एक्टेड सिंगली या जॉइंटली हो एज अ मेंबर या बिहाफ ऑफ द सिंडिकेट।
थर्ड, कि more than one charge sheet of the similar act filed before the competent court in the last 10 year and court has taken cognizance of such। ये सुनने में तो हमको बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन इसका इसेंस अभी हमको एक केस लॉ जो अभी रिसेंटली फर्स्ट केस लॉ है वहां देखने को मिलेगा कि किस तरह से इसको यूज किया गया है। तो लास्ट 10 ईयर्स में आपके खिलाफ, आपके नहीं मतलब जिसने भी कमिट किया है उसके खिलाफ एक से ज्यादा चार्जशीट फाइल होनी चाहिए। एंड लास्ट वन है हमारे पास थर्ड, इकोनॉमिक ऑफेंस, जैसे मैंने बताया था वाइडर टर्म है। सो इसमें क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, फॉर्जरी, काउंटरफिटिंग, हवाला ट्रांजैक्शन, मास मार्केटिंग, फ्रॉड, रनिंग एनी स्कीम और डूइंग एनी एक्ट फॉर टू डिफ्रॉड अदर्स, ये सब इंक्लूड होंगे। तो हम देखते हैं आजकल बहुत ढेर सारी स्कीम चल रही है कि लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, लोगों से पैसा हटने के लिए, तो वो भी इसमें काउंट हो जाएंगे। एंड अब हम देखने वाले हैं कि कौन कौन सी चीजें यहाँ पे अनएक्सप्लेन रहेगी। अनएक्सप्लेन इन द सेंस कि लाइक सेक्शन में हमको बता दे कि ये चीजें होंगी तो यहाँ पे ऑफेंस कमिट होगा, लेकिन ये नहीं बताया कि भाई ये चीज जो भी आप एक्ट बोल रहे हो इसका मीनिंग क्या है। सो देखने वाले हैं यहाँ पे पहला तो हवाला ट्रांजेक्शन। तो हवाला ट्रांजेक्शन हमको अदर एक्ट्स में मिलता है कि कहाँ कहाँ डिफाइंड है, जैसे 2(c) ऑफ फेमा एक्ट में है 1999 का, एंड 2(d)(a) ऑफ PMLA प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। एंड फिर साइबर क्राइम में, साइबर क्राइम को अभी भी एक तरह से ये एक डेवलप्ड चीज है, मतलब कि ये अभी और डेवलपिंग इन नेचर है कि अभी नए नए तरह के साइबर क्राइम हमको देखने को मिलते हैं। तो ये अलग अलग वेरियस ऑफेंसेस में IT एक्ट से डील होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का जो हमारे पास है। एंड फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग डिफाइंड अंडर द इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 के तहत। एंड देयर आफ्टर लैंड ग्रैबिंग। लैंड ग्रैबिंग अलग अलग स्टेट लॉस में डिफाइंड है, और हमको ये देखने को मिलता है कि जो स्टेट लॉ गुजरात है, आंध्र प्रदेश, वहां पर इसकी डेफिनेशन हमको मिल जाएगी। ड्रग्स, ड्रग्स जो डिफाइंड है वो 2(b) में है ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। अगर यहाँ पे हम देखें तो हमने पनिशमेंट भी 111 बता दे रहे हैं कि कब कौन सा एक्ट होगा तो क्या उसकी पनिशमेंट होगी। ऑर्गेनाइज क्राइम में हम देखने वाले हैं कब कहाँ कब क्या होगा, तो इसको मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई किया है, सो मे बी इट विल बी हेल्पफुल। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक्ट सीरीज क्या होगा, तो देखना है कि अगर एक्ट कमिट हुआ, किसी बंदे ने ऑर्गेनाइज क्राइम का था मेंबर और उसने एक्ट कमिट कर दिया, ठीक, कोई ऑफेंस कर दिया और उससे डेथ कॉज हो गई है, तो डेथ कॉज हुई है तो वहां पनिशमेंट होगी, वो होगी डेथ, लाइफ इम्प्रिजमेंट, और जो इम्प्रिजमेंट होगी वहां पे फॉर मोर देन 10 डेथ LI, एंड जो फाइन होगा वो 10 लाख से ऊपर होगा। एंड देयर आफ्टर अगर डेथ कॉज नहीं हुई, मतलब कुछ भी अदर चीज हो गई, वहां पर डेथ नहीं हुई है, तो वहां पे जो इम्प्रिजमेंट रेंज करेगी वो करेगी मिनिमम 5 ईयर से लाइफ इम्प्रिजमेंट तक, एंड जो फाइन होगा वो नॉट लेस देन 5 लाख होगा, यानी आपको 5 लाख से ऊपर ही देना है, 5 लाख तो मिनिमम है। एंड अब सेकंड जो हमारा 111 क्लॉज 3 बताता है कि अबेट्स, कोई पर्सन है जिसने अबेटमेंट किया, अबेटमेंट हमने देखा हुआ है कि बाय इंस्टिगेशन हो सकता है, कॉन्स्पिरेसी हो सकता है, एड हो सकता है, और एक्टिविटी होता है वहां पे, एंड फिर अटेम्प्ट हो सकता है यहाँ पे, फिर कॉन्स्पिरेसी की हो किसी ने नोइंगली फैसिलिटेट किया हो, या इंगेज इन प्रिपरेटरी एक्ट, तो वहां कुछ जो पनिशमेंट होगी वो होगी वहां पे इम्प्रिजमेंट फॉर 5 ईयर्स मिनिमम टू लाइफ इम्प्रिजमेंट, एंड जो फाइन होगा वो नॉट लेस देन 5 लाख, यानी 5 लाख से ऊपर होगा। एंड देयर आफ्टर अगर कोई मेंबर सिंपली एक पर्सन है वो मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइज सिंडिकेट है, जैसे मैंने बताया था एक ऑर्गेनाइजेशन में होना ही उस ऑर्गेनाइजेशन को किसी तरह से सपोर्ट करता है, तो मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइज सिंडिकेट आप हैं तब भी आपको पनिशमेंट मिलेगी, दैट इज यहाँ पे इम्प्रिजमेंट मिनिमम 5 ईयर्स एंड मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजमेंट, एंड जो फाइन होगा वो नॉट लेस देन 5 लाख है। देयर आफ्टर वी हैव कि अगर ऑफेंस कमिट हो गया तो एक पर्सन जिसने इंटेंशनली हार्बर किया हो या कंसील किया हो ऑफेंडर को, तो यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा कि स्पाउस यानी हस्बैंड वाइफ है, तो जो हस्बैंड और वाइफ हो उनको वहां पे प्रोटेक्शन मिली हुई है, तो यहाँ पे इम्प्रिजमेंट जो होगी वो होगी मिनिमम 3 ईयर्स एंड कितने तक होगी लाइफ इम्प्रिजमेंट, एंड फाइन होगा अगेन नॉट लेस देन 5 लाख विच इज इजी टू रिमेंबर। एंड देयर आफ्टर कोई पर्सन है जिसने प्रॉपर्टी को परचेस किया हो, जो कि प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइज क्राइम में एक्वायर्ड हो, ऑब्टेन हो, डायरेक्ट हो, तो उसकी क्या पनिशमेंट होगी, उसको इम्प्रिजमेंट जो होगी मिनिमम 3 ईयर्स, और जो फाइन वो मैक्सिमम जो रहेगा वो लाइफ इम्प्रिजमेंट तक है, एंड जो फाइन होगा यहाँ पे थोड़ा कम होगी 2 लाख तक है, 2 लाख से ज्यादा हो सकता है, कम नहीं हो सकता है, ये कहने का मतलब है कम मतलब आई थिंक जो 5 लाख जो बोला गया है उनसे यहाँ पे 5 लाख से कम है, 2 लाख है यहाँ पे। एंड फिर हमारे पास है मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइज क्राइम, और या फिर पोजेशन, या फिर नहीं यहाँ पे परचेस नहीं, एक मेंबर भी था और उसने प्रॉपर्टी को परचेस भी किया था, एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसके लिए जब उससे अकाउंटेबिलिटी पूछा गया कि ये प्रॉपर्टी कहाँ से आई क्या आई, तो उसका आंसरेबल नहीं कर पाया, यानी उसका अकाउंट नहीं दे पाया,
तो उसकी जो इन्वेस्टमेंट होगी वो मिनिमम 3 इयर्स होगी और मैक्सिमम 10 इयर्स तक रहेगी, एंड जो फाइन होगा वो नॉट लेस देन 1 लाख रहेगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे जो फर्स्ट केस लॉ आया है हमारे पास आफ्टर इन्फोर्समेंट, यानी 1 जुलाई 2024 के बाद कौन सा केस लॉ जहाँ पे ये इस ऑफेंस को रिकॉग्नाइज किया गया या फिर इस ऑफेंस को डील किया गया। तो यहाँ पे जो केस का नाम है वो है मोहम्मद रशीद वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 2024 का है। ये बेल एप्लीकेशन यहाँ पे हमको देखने को मिलती है। तो यहाँ पे एक पर्सन है जिसने ऑफेंस किया था कि उसने काउंटरबैंक गोल्ड जो होता है उसको स्मगल किया है फ्रॉम द अब्रॉड। तो जब पुलिस ऑफिसर ने उसको अरेस्ट किया और उसके बाद पेश किया गया, तो जो प्रोसिक्यूशन है उसने कहा कि सिंस इनको बेल नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि ये अगर बाहर जाएंगे तो फिर से सिमिलर एक्ट करेंगे और एक तरह से ये किसी भी एविडेंस को टैंपर कर सकते हैं। जो अब एक्यूज की साइड है, एक्यूज के एडवोकेट ने यहाँ पे ये कंटेंशन दिया, सिंस जो उनके क्लाइंट हैं यानी जो एक्यूज है उसके अगेंस्ट में लास्ट 10 इयर्स में किसी भी तरह का कोई भी चार्जशीट फाइल नहीं हुई है इन रिलेशन टू दीस ऑफेंसेस, सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन he is not guilty of the organized crime। तो कोर्ट ने यहाँ डिसाइड किया कि अगर यहाँ पे ऑर्गेनाइज क्राइम को देखा जाए तो ऑर्गेनाइज क्राइम में प्री रिक्विजिट है कि एक कॉन्टिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी होनी चाहिए, जो हमने अभी भी पढ़ा हुआ है। और कॉन्टिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी कहती है कि ऐसा ऑफेंस उस रिलेशन में जो ऑफेंस बोला जा रहा है या फिर पहले उस तरह का ऑफेंस के रिलेशन में उसने लास्ट के 10 इयर्स में उसके खिलाफ कोई भी चार्जशीट फाइल होनी चाहिए, मोर देन 1 चार्जशीट, और कंपिटेंट कोर्ट के सामने होनी चाहिए और कोर्ट ने उसका कॉग्निजेंस लिया हो। तो सिंस दीस एलिमेंट आर हियर मिसिंग, सो कोर्ट ने बेल एप्लीकेशन अलाउड कर दी। लेटर अभी केस डिस्पोज ऑफ नहीं किया है क्योंकि कोर्ट ने कहा आगे जाके जो अदर एविडेंस आएंगे उसके हिसाब से डिसाइड होगा। दैट्स इट। मुझे लगता है यहाँ पर हमने काफी कुछ ऑर्गेनाइज क्राइम के बारे में पढ़ लिया है और आई थिंक अगर ये मेंस में भी आ जाता है तो हम उसको इजिली हैंडल कर लेंगे। जो हमारी पढ़ाई यहाँ पे प्री की तो रहेगी ही रहेगी, साथ में मेंस की भी रहेगी। प्री में हमने देख लिया क्या क्या एसेंशियल है, कौन सी डेफिनेशन है, कहाँ अदर डील हो रहा था, और मेंस में हमने उसको ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर देख लिया कि अगर हमको इसको आंसर करना है तो हम कैसे कैसे क्या क्या चीजें लिखेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग।